स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे लगातार हो रही दलित उत्पीड़न वाली घटनाओं पर। और अगर हम पिछले एक दो दिनों के समाचार पत्रों पर अगर नजर डालते हैं या समाचारों पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं नजर आती हैं। एक तो गुना में जो एक घटना हुई जिसमें एक दलित परिवार ने एक सरकारी जमीन पर खेती करने की कोशिश की और वहां पर उसने लोन लेकर वो खेती लगाई। फसल खड़ी हो गई थी। उसके बाद प्रशासन का ध्यान गया और वो पूरी फसल उन्होंने जेसीबी मशीन लगाकर चौपट कर दी। साथ ही जब वो लोग उसका विरोध करने आए तो उनके ऊपर पुलिस ने ऐसे डंडे और लाठी बरसाए। उसके बाद उस परिवार ने जहर खा लिया और जहर खाने के वजह से वो परिवार, अब वो बच्चे जो है वो अनाथ हो गए हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम इसके साथ ही एक घटना को और देखते हैं जिसमें जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट करके गुजरात की घटना को बताया है कि वो बनासकांठा जो इलाका है वहां पर दलित युवक को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई है। ये एक तरह से उत्पीड़न का ये जो नजारा हम देख रहे हैं। इसके अलावा पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो उस वक्त ऊना की घटना हो या बहुत सारी घटनाएं हैं जो दलित उत्पीड़न को लेके हमेशा सामने आती रहती हैं। अब अगर हम ये देखते हैं तो इसमें हम बिल्कुल एक समान देखते हैं। वो ये है कि क्या है जो इन सब चीजों के पीछे है और कुल मिलाकर जातिवाद इसमें नजर आता है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सुमन है जो कि कोलकाता से हैं और साथ ही डॉक्टर योगेश फुले हैं जो कि पूना महाराष्ट्र से हमारे बीच में है। आप दोनों ही समाज में काफी सक्रिय व्यक्ति हैं। हम यहाँ पर आप से जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो घटनाएं हैं वो क्यों लगातार होती रहती हैं और कई सदियों से होती रही हैं, अभी भी जारी है। सदियों से होते रहने के बाद जो समय समय पर जो समाज सुधारक हैं उन्होंने बहुत सारी आवाजें उठा के आंदोलन किए और फिर बाबा साहब ने तो संविधान बना के इन तमाम चीजों को रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया, उसमें कानून बना के। लेकिन समय समय पर नए नए कानून बनते जाते हैं, चाहे वो एट्रोसिटी हो या तमाम सारी चीजें। उसके बावजूद ये जो नफरत की भावना है या ये जो भेदभाव की भावना है, छुआछूत की भावना है या जातिवाद की भावना है, क्या है जो ये जाति नहीं जाती और क्या कारण है कि इसके पीछे ये लगातार घटनाएं काम करती रहती हैं। हम इस पर बात करेंगे। मैं आपका विचार जानना चाहूंगा। डॉक्टर सुमन, क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से इन घटनाओं पर? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। और भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उस देश के लोग, उस देश की जनता जागरूक ना हो। आप देखेंगे अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अभी हाल में जो वहां घटना हुई जॉर्ज फ्लॉयड की, पूरा अमेरिका उबल पड़ा। और सबसे बड़ी चीज कि वहां केवल ब्लैक लोग नहीं थे इस घटना के खिलाफ, बहुत सारे व्हाइट लोग भी, श्वेत लोग भी इस घटना के खिलाफ सड़कों पे आए। भारत जैसे देश में ये दुर्लभ है। अमेरिका में इसलिए हो गया क्योंकि ब्लैक्स वहां की जिंदगी के, वहां की शासन व्यवस्था के, पूरे अमेरिका के संचालन के लिए एक जरूरी उपकरण है। इस समय उनको माइनस करके अमेरिका नहीं चल सकता। और वहां की सरकार को और वहां के समाज को ऐसा लगता है कि हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। भारत में क्या हुआ, भारत लोकतांत्रिक तो हो गया, संविधान भी यहाँ लागू हो गया, लेकिन यहाँ चूंकि कुछ ही जाति समूहों का वर्चस्व रहा, जो आजादी के इतने साल बाद या संविधान लागू होने के इतने साल बाद अभी भी वो चीजें चल रही हैं। तो होना क्या था इन 50 और 70 सालों में? होना ये था कि रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे समाज के जो दूसरे तबके हैं जिनको आगे नहीं आने दिया गया, उनको भी मौका मिला, उनको मौका नहीं मिला। तो अभी भी यही स्थिति है कि सारे संसाधनों पे, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे यहाँ का उद्योग धंधा हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे यहाँ का जो पूरी कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, हर जगह उन्हीं कुछ ही वर्गों का वर्चस्व। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो 50-70 साल में यहाँ के लोगों को नागरिक बनना था,
लोकतांत्रिक नागरिक, लोकतांत्रिक देश बनाना था। और जब मैं लोकतांत्रिक देश बनाने की बात कर रहा हूं तो यहाँ का सिस्टम भी उसमें शामिल, यानी कि जैसे पुलिस को भी लोकतांत्रिक होना था। देश तो आजाद हो गया, देश लोकतांत्रिक हो गया, लेकिन पुलिस अभी भी लोकतांत्रिक नहीं। अभी भी पुलिस को लगता है कि हमारा काम टॉर्चर करना है, हमारा काम लाठी बरसाना, हमारा काम गोली चलाना, हमारा काम इनको मारना। दिलचस्प यह है कि देश की जनता के टैक्स के पैसे से ही पुलिस को तनख्वाह मिलती है। यानी पुलिस जो आज रोजगार में है, पुलिस वालों का जो परिवार चल रहा है वो इन्हीं जनता के टैक्स के पैसे से चल रहा है। लेकिन वो इन्हीं जनता के ऊपर पुलिस वाले अत्याचार करते हैं और गोली चलाते हैं, उनको कभी ऐसा लगता नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने पुलिस को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश नहीं की। इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि ये लोकतंत्र को संचालित करने वाले जो लोग थे वो वही कुछ ही प्रतिशत लोग थे जो आजादी के पहले या संविधान लागू होने के पहले जिनका वर्चस्व था, और अभी भी उन्हीं का वर्चस्व है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो यही है, सारा पेच यही छिपा हुआ है कि जब तक ये देश सही मायनों में लोकतांत्रिक नहीं होगा, और सही मायनों में लोकतांत्रिक कब होगा, जब रिप्रेजेंटेशन के सवाल में सारे लोग की भागीदारी होगी। यानी कुछ ही प्रतिशत लोगों का जो वर्चस्व है वो खत्म होगा। थोड़े बहुत लोग जरूर आ गए हैं और लेकिन सिस्टम जो है, जो मानसिकता है वो नहीं बदली। यानी एक जो मुख्य धारा की मानसिकता है वो जातिवादी मानसिकता है, वो नस्लवादी मानसिकता है, वो सबके मन में वो चीज बैठी हुई। यही कारण है कि ठीक है, अभी गुना की घटना हुई या अभी ताजा जो है अभी गुजरात की घटना, लेकिन ये फहरिस्त, इसके पीछे जाएंगे तो पूरी लंबी है, और आने वाला जो समय है उसमें भी ये फहरिस्त लंबी। ऐसा नहीं कि ये फहरिस्त खत्म होने वाली है, क्योंकि गुजरात में इसके पहले ऊना की घटना हुई थी, वो कितनी भयानक घटना है। उसके बाद आप देखिए तो फिर उसके पहले हरियाणा में झज्जर और चकवाड़ा, और राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश में तो पूरी लाइन ही लगी रहती है इसी घटनाओं की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य सवाल मानसिकता का है, और मानसिकता इसलिए बनी हुई है कि अभी भी व्यवस्था में, अभी भी सिस्टम में उन्हीं कुछ ही प्रतिशत लोगों का वर्चस्व है जो पहले से रहा है। और वो लोग चाहते हैं कि देश भले ही कागज पर लोकतांत्रिक है, लेकिन सही मायनों में यहाँ लोकतंत्र लागू ना हो। वही राजसी और जमींदारी वाली मानसिकता है, वही वर्चस्व वाली मानसिकता है। एक खास तरह की जाति के लोगों का अभी भी दम्भ है कि हम ही श्रेष्ठ है, तो हम सब कुछ हम ही संचालित करेंगे, और वही संचालित कर रहे हैं लोग। इसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही। वरना लोकतांत्रिक देश में जहाँ कानून व्यवस्था है, जहाँ संविधान है, जहाँ कोर्ट कचहरी है, वहां तो लोगों को डर लगना चाहिए, पुलिस को भी डर लगना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस घटना के बाद क्या होता है, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ ट्रांसफर हो जाता है। इससे कुछ नहीं बिगड़ता है, ट्रांसफर होने से किसी का कोई नुकसान नहीं है, इवन सस्पेंशन भी कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं। तो पुलिस को पता है सस्पेंड होगी, पुलिस लाइन हाजिर होगी, फिर पुलिस वाले दूसरी जगह नियुक्त हो जाएंगे, फिर वो लाठी चलाएंगे, फिर गोली चलाएंगे, फिर इनकाउंटर करेंगे फर्जी। तो ये तो चीजें चली जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई अगर देखा जाए तो ये स्थितियां लगातार बनी हुई है। मैं योगेश आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक बात साहब कांसीराम ने कही थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ऐसे ही जमीन को लेके बहुत सारे आंदोलन बिहार में भी हुए हैं। बिहार में तो जमीन का ही झगड़ा हमेशा से रहा है। तो जब कोई जमीन यूं ही पड़ी है और अगर उसे कोई उपजाऊ बनाता है, या अगर उस पर कोई थोड़ा बहुत काम करके उसको ठीक ठाक कर दे रहा है, या फसल का उत्पादन ही कर रहा है, वहां कोई दूसरा निर्माण वो नहीं कर रहा था, अगर वो जमीन में फसल उगा लेता या उस फसल को घर ले भी जाता, तो इस लॉकडाउन या इस महामारी के समय में जब पूरी सब तरफ बेरोजगारी है, तो उस किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला था। अगर वो कॉलेज के लिए जमीन प्रदाय कर भी दी है सरकार ने, उसके बावजूद फसल कटने का इंतजार तो किया ही जा सकता था। जबकि बहुत सारे लोगों ने सैकड़ों एकड़ जो जमीन है वो कब्जाई हुई है, सरकारी जमीन को कब्जा लोगों ने किया हुआ है। ऐसे में उसको रोकना कहां तक, आपको क्या लगता है इसके बारे में योगेश? मुझे इस चर्चा में सहभागी किया। मैं सुमन जी की बातों से सहमत हूँ, और आपने जो कांशीराम के बारे में बताया, वो कांशीराम ने और उसके साथ एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये जो जमीन का जो मामला है, ये जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो चीज है। और इस देश में जो SC ST OBC है, आज तक इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
वो उसके लिए कांशीराम साहब ने काम किया और आज भी बहुत लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये जो अत्याचार की चीजें हैं ये रुक नहीं रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी इसका क्या कारण है? जो सरकारें हैं वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती। लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? जो वोट का अधिकार, जो कांशीराम साहब ने बताया था, जो वोट का अधिकार है, वो वोट का अधिकार कुछ वजह से गायब हो गया है। अब आप बोलोगे गायब कैसे हो गया? जो सरकार लोगों से डरती थी, तो लोगों से क्यों डरती थी? तो वो वोट के लिए डरती थी। लोगों के पास उनको वोट मांगने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अभी इस समय में इस देश में बहुत चर्चा चल रही है। आपके मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ है फेसबुक पे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होती है। इस देश में जो चल रहा है वो वोट का जो अधिकार है लोगों का, जो वो वोट का अधिकार गायब हो गया, छीन लिया गया। कैसे छीन लिया? कि नई तकनीक से छीन लिया गया। जब मनुस्मृति थी, पुराने जमाने में जब मनुस्मृति थी, तो लोग डायरेक्ट, जो सवर्ण समाज के लोग थे, खास करके ब्राह्मण जो थे, वो अत्याचार डायरेक्ट करते थे। अभी लोकशाही की वजह से, संविधान की वजह से उनको डायरेक्ट अत्याचार नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने जो सरकारें बनाई है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करके बनाई है। अभी उनको, लोगों के पास उनको वोट लेने ही जाना नहीं है, तो उनके जो कार्यकर्ता है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में आते हैं, मुसलमान, बुद्धिस्ट, इन पे जो अत्याचार करते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उनकी खुद की, अभी ये तुर्की करके एक जमाती है जो महादलित आती है, उसके वो उस आदमी की खुद की जमीन थी, वो खुद की जमीन से उसको निकाल दिया। तो ये मानसिकता जो है वो नफरत की मानसिकता है इस देश में जो चली आ रही है। अभी मैं जो जहां से आपसे बात कर रहा हूँ वो पुणे शहर, इस पुणे शहर को जिजामाता ने बसाया था और यहाँ पे महात्मा फुले ने बहुत बड़ा काम किया है। शाहू महाराज की ये राज्य में समता हुआ करती थी, लेकिन इस समता को असमानता में बदल दिया गया। ये पेशवा, जो पुणे के पेशवा है, उन्होंने असमानता में बदल दिया और उस असमानता को अभी तक लोकशाही के बाद भी खत्म नहीं किया गया, क्योंकि जो लोगों में जो व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था खत्म होकर जो जाति व्यवस्था लागू, वो समाज में जाति व्यवस्था चालू है। और जो समाज में है, लोकशाही नाम के लिए है, वो संविधान की सिस्टम वो अभी तक लोगों के पास नहीं आई। शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब जो है, और अदर बैकवर्ड क्लास जो है, अदर बैकवर्ड क्लास की अभी ये जमीन की बात है, वो ये अत्याचार है, इसका तो खेद करना चाहिए। जो OBC के डॉक्टर है, 3000 डॉक्टर, उनकी भर्ती नहीं हो रही है नीट की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके खिलाफ निर्णय दिया है। तो ये आज एक ST के साथ हुआ, SC के साथ हुआ, OBC के साथ हुआ, सबके साथ ये अत्याचार चल रहा है। हाँ, अत्याचार के तरीके अलग हो सकते हैं। अत्याचार के, किसी को जमीन से खदेड़ के, किसी को मॉब लिंचिंग की वजह से तकलीफ देंगे, शेड्यूल कास्ट को अट्रॉसिटी के लिए तकलीफ देंगे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मेन मुख्य कारण कांशीराम ने बोला था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन अभी वोट हमारा नहीं रहा। इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा ने देश भर में EVM को भंडाफोड़ यात्रा भी निकाली है। और आप दिग्विजय सिंह का भी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि EVM वोट जब तक हमारा नहीं रहेगा, ये इनके जो कार्यकर्ता है, इनके कार्यकर्ता बोले तो उनकी जो मानसिकता है, नफरत की मानसिकता है, जो जाति व्यवस्था की ये जो व्यवस्था है, ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर सुनील, कि जैसे कि इन्होंने कहा है अभी योगेश जी ने, कि उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार जो सत्ताधारी दल हैं, ये लोगों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहा है, इसलिए अत्याचार बढ़ गए। क्या ये आपको उचित लगता है? क्योंकि वोट का अधिकार तो पहले था, अगर पहले था तो अत्याचार तो तब भी हुआ करते थे। तो क्या अभी सोच में फर्क पड़ गया है, या ये स्थितियां और बड़ी होती जा रही हैं, या किसी राजनीतिक दल का
जो खाद पानी है या जो फ्यूल है वो नफरत ही है, तो उसको और बढ़ावा दिया। देश जो है सही मायनों में जब लोकतांत्रिक होगा तभी नागरिक यहाँ के सजग हों। नागरिक सजग होंगे तो अपने सारे अधिकारों के प्रति सजग होंगे, जिसमें एक अधिकार वोट का। अभी क्या है कि आपने सही कहा कि अब सत्ता को ऐसा लगता है कि हम धर्म के नाम पे नफरत फैला के पाकिस्तान के नाम पे, क्योंकि उनके पास मीडिया का एक बड़ा तंत्र है, पूरा एक भ्रमणवादी मीडिया सरकार के साथ है। अब ये है कि वो हर झूठ को इतनी बार, एक झूठ को इतनी बार बोलेंगे कि वो पूरी दुनिया के सामने सच हो जाए। कोरोना के मामले में हमने देखा, या लगातार हम देख रहे हैं मीडिया को कि वो सरकार के हर झूठ को सच के रूप में पेश करता है। जी। तो खतरा ये हो गया है कि देश को लोकतांत्रिक बनाने में, नागरिकों को सजग करने में मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा सकता था। अब नागरिकों को मानसिक गुलाम बनाने में मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, चूंकि देखिए बहुसंख्यक समाज तो वही है जो बहुजन समाज है, जो प्रताड़ित है। तो जब बहुसंख्यक, अगर ये सरकार जीत कर आती है, मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र में जो सरकार हो, इसमें बहुत बड़ा रोल तो बहुजन का। ठीक है, ईवीएम की जो बात की गई कि ईवीएम के सहारे ये लोग आ रहे हैं। सवाल ये है कि इस देश की जनता जागरूक हो जाए, अगर आम नागरिक जागरूक हो जाए, पूरा बहुजन समाज सचेत हो जाए, तो कोई मशीन ये नहीं गड़बड़ कर पाएंगे या इनके लिए आसान नहीं होगा। इतनी भी आसान चीजें नहीं है कि सीधे सीधे जो है आंख में धूल झोंक कर करें। लेकिन चूंकि ये मायावी लोग हैं, ये बहुत धोखेबाज लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य सवाल ये है कि जो जितने भी लोग पढ़ लिख के आगे आए हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि हम अपने समाज के नागरिकों को, अपने लोगों को जागरूक करें। अब जैसे वो जमीन की जो बात आपने की, वो जमीन उन्होंने पट्टे पे ली थी, पैसे देकर उन्होंने लिया। वैसा भी नहीं कि था वो जमीन ऐसे पड़ी हुई है और वो आदमी खेती करता, उसने उसके लिए किसी को पैसे दिए। तो अब सरकार का मतलब प्रशासन का कितना दम्भ है कि जाहिर है इसके पीछे गहरी साजिश होगी। अगर वही जमीन, वही खेती किसी सवर्ण की होती, किसी दूसरे दबंग जाति की होती, तो यही प्रशासन उसके कदमों में बिछा होता। लेकिन चूंकि वो दलित है तो मान के चलते हैं लोग, सरकार ये मान के चलती है दलित है तो इसको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ी बहुत आवाज आएगी, थोड़े बहुत हल्ला लोग करेंगे, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा, फिर हम किसी नए उत्पीड़न की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम कितने उत्पीड़न पे इस तरह की चर्चाएं करेंगे, कितने उत्पीड़न पर इस तरह लिखेंगे, उसका विरोध करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे। क्या इस जो बहुसंख्यक समाज है यहाँ का, जिसका इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान है, और ये सदियों से है, क्योंकि ये श्रमिक समाज है, ये श्रमिक समाज सबसे ज्यादा देता है और सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है। अभी आपने देखा कि कोरोना के समय में कि किस तरह से श्रमिकों की दुर्दशा हुई, और अभी भी ये खेतिहर लोग थे, ये साधारण लोग थे। दिलचस्प ये है कि जो पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं उसमें केवल सवर्ण ही नहीं है, उसमें ओबीसी के लोग भी शामिल हैं, हो सकता है कोई दलित भी हो सकता है। यानी कि जो लेडी पुलिस है, जो स्त्री है, महिला है, महिला ही महिला पे डंडे चला रही है। तो किस तरह से पूरी मशीनरी ने, पूरी जो सरकारी मशीनरी है जो पूरी तरह से सवर्णवादी है, वो किस तरह से उन्हीं के लोगों के खिलाफ खड़ा कर देती। तो हो सकता है कि दलित पुलिस वाला दलित पे ही लाठी चलाए, ओबीसी पुलिस वाला ओबीसी लोगों पे ही गोली चलाए, इस तरह की चीजें हो सकती है। नहीं, मुख्य जो पेच है वो ये है। जैसे हाँ जी, आपने एक बात कही कि चूंकि जागरूकता होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि कहीं ये सारा कुछ जागरूकता का ही हस्र है। हम ये देखते हैं कि अत्याचारी समाज जो है वो समानता को लेकर जागरूक नहीं है जितना जागरूक जो उत्पीड़ित या पीड़ित समाज है। पीड़ित समाज अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गया है, तो वो उसके लिए एक तरह से हानिकारक भी बात होने लगी है कि वो जब जागरूक हो जाता है, अपनी आवाज उठाता है, अपने हक अधिकारों की बात करता है। लेकिन जब दूसरा जो समाज है, जो उस पर उस अत्याचार करने वाला समाज है, वो एक तरफ से वो तो अपने समानता को लेकर कहीं से जागरूक नहीं हो रहा, उसके मन में कहीं पर भी ये भावना नहीं आ रही कि ये संविधान को लेकर या तमाम चीजों को लेकर एक लोगों को, सभी लोगों का समान अधिकार है, इन चीजों को लेकर तो वो उत्पीड़ित करने वाला समाज जागरूक नहीं हो रहा है। जी देखिए, आपने जो कहा ना कि वो समानता को लेके वो जागरूक है, वो सचेत है, उसको पता है उसको समानता लानी ही नहीं, हाँ, उसको बराबरी चाहिए ही नहीं,
क्योंकि उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो उसको तो पता है कि ये जातिवाद गलत ही है, उसको तो पता है कि हम श्रेष्ठ नहीं है, उसको तो पता है हम अयोग्य हैं, हम फरेबी लोग हैं। जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो मंचों से बोलते हैं तो अच्छी तरह पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर वो ये बोल रहे हैं कि रविदास और कबीर बैठ के यहाँ डिस्कशन करते थे, तो प्रधानमंत्री को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन उनको पता है कि इस झूठ को जो हमारा मीडिया वो इतनी बार चला के सच बना देगा कि मैं एकदम मालामाल हो जाऊंगा, लबालब हो जाऊंगा। तो जो शोषक वर्ग है उसको वो जागरूक है कि हमें शोषण करना है। एक अच्छी बात आपने कही कि दूसरे समाज में भी जागरूकता फैल रही है अधिकारों के प्रति, इसलिए भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि औरतों के प्रति जो अत्याचार बढ़ा है, जब औरतें और निकलने लगी हैं, एम्पावरमेंट उनमें आ रहा है, तो तेजाब फेंकना, उनके साथ रेप, ये सारी चीजें बढ़ी है। लेकिन इसमें औरतों को पीछे कदम नहीं हटाना। वैसे ही जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, इनको भी पीछे कदम नहीं हटाना है। जागरूकता की जो मैंने बात की, उसमें दो महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा। पहली, जागरूकता का मेरा मतलब है धार्मिक गुलामी से मुक्ति होनी। मैं तो कहता हूं कि सारा जो सूत्र है वो धार्मिक गुलामी में है। जिस दिन दलित समाज धार्मिक गुलामी से निकल गया, उसी दिन ये सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। और ये तब तक मजबूत रहेंगे जब पूरा का पूरे दलित समाज भयानक हिंदू बना रहे। आज आप देखिए कि ये दलित और ओबीसी लोग तो हिंदुत्व के वाहक है। बहुत सारा आदिवासी तबका भी जो है वो भी हिंदुत्व का वाहक हो रहा है, जो पढ़ लिख के नौकरी में आ रहा है, या जहां जहां वनवासी कल्याण आश्रम और आरएसएस का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कमजोर तभी होंगे जब हम धार्मिक रूप से गुलामी से मुक्त होंगे, एक नंबर। दूसरी बात, जागरूकता का मतलब वोट के अधिकार से। अगर अब ये नहीं है कि कोई दलित को वोट देगा तो दलित बहुत ज्यादा दलित का हितैषी होगा, ऐसा भी नहीं है। वरना जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो लोग संसद में जाते हैं, वैसा नहीं कि जो वो चिल्लाते हैं, या कोई, अब जैसे इसी मध्य प्रदेश की घटना को लेके क्या कितने दलित विधायक हैं जो धरने पे बैठ गए, कितने दलित सांसद हैं जो संसद में बवाल करेंगे इसको लेके? नहीं करते हैं। इसका ये नहीं मतलब है। लेकिन जब जनता जागरूक होगी तो वो अपने नेताओं के गिरेबान को पकड़ेगी, वो अपने नेताओं से भी सवाल करेगी कि तुम क्या कर रहे हो। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं भाई, वो शोषक वर्ग है, उनका काम है शोषण करना, जातिवाद फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, वो ईमानदारी से करते हैं। मोदी जी अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं कि झूठ बोलना, तो वो झूठ बोलते हैं। और मीडिया भी काम ईमानदारी से कर रहा है, जो सवर्णवादी मीडिया की झूठ को फैलाता है। लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धिजीवियों की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि धार्मिक गुलामी से मुक्ति करें। आप ये जानिए कि जिस दिन ये समाज धार्मिक गुलामी से मुक्त हो गया, हिंदू हैं कितने %? यही जो ब्राह्मणिज्म है, जो सो कॉल्ड जो हिंदुत्व है, वो ब्राह्मणिज्म और कुछ नहीं। जिसको तुम हिंदू मानते हो उसी पर अत्याचार करते हो। जिस ओबीसी को तुम हिंदू मानते हो उनका रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालयों में, दूसरी नौकरी में नहीं है। अभी आप देख लीजिए तो जो कैबिनेट है, जो सेक्रेटेरिएट है, जितनी मिनिस्ट्री, उसमें कितने SC ST OBC के लोग सेक्रेटरी हैं। तो अगर ये हिंदू हैं तो ये जो आरएसएस की सरकार है, इनको ज्यादा से ज्यादा वो रिप्रेजेंट करती है कि भाई हमारे हिंदू भाई। या अगर उत्पीड़न, जैसे आरएसएस कभी सड़क पे नहीं आता है, बजरंग दल कभी सड़क पे नहीं आएगा, ऐसी जो भी उत्पीड़न की घटनाएं हैं, कभी आरएसएस के लोग, जितने अंधभक्त हैं, जो भयानक संख्या में है, जो चिल्लाते हैं पाकिस्तान और दूसरे चीजों को लेकर, जो जमात को लेकर इतने ज्यादा एक्टिव थे, वो एक्टिव नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा अत्याचार। ये तो शिवराज सिंह को खाना पीना छोड़ देना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ पुलिस ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि चूंकि इनको औकात में रखा जाए कि तुम गुलाम थे तो गुलाम रहो। तो डॉक्टर अम्बेडकर और जितने हमारे महापुरुष थे, इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि धार्मिक गुलामी से मुक्ति हो। क्योंकि देखिए क्या है ना, कि वो कहानी है कि वो कोई शैतान किसी राजकुमारी का अपहरण करता है, राजकुमार जाता है और वो मारता है, शैतान मरता नहीं है। तो कोई चरवाहा बताता है कि शैतान की जान तो तोते में है, तो तोते को मार डालोगे तो ये शैतान मर जाएगा। तो ये जो पूरा ब्राह्मणिज्म का जो तोता है, वो धर्म है, हिंदू धर्म जो ब्राह्मणिज्म है, और वोट का राइट टू वोट है। तो जब तक ये जनता हमारी नहीं समझेगी, और ये हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हमें परेशान करती है। हमें ज्यादा काम करना है, हमें ज्यादा अपने लोग को जागरूक करना है। और जिस दिन धार्मिक गुलामी से मुक्ति मिली, उसी दिन सही मायनों में ये वर्चस्व की कहानी खत्म। ये एक तरह से आपने एक बात इसके पहले एक बात और कही थी कि हमारा अपना मीडिया हो,
और इसकी आवश्यकता बहुत सारी कई जगह पे ये महसूस भी किया जाता रहा हमेशा से कि मीडिया चूंकि उनके हाथ में है, इसलिए वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने हिसाब से जनमानस बनाते हैं। तो ये बताएं कि मीडिया तो पहले भी उन्हीं के पास था, जो प्रिंट मीडिया है, या यूं कहें कि जो किताबें उन्होंने लिखी है पहले शुरुआत में लिखी हैं, तो तब भी उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिख डाला, इतिहास को अपने हिसाब से बदल दिया, बहुत सारी चीजें होती रही। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि दलित वर्ग के लिए भी, या दलित वर्ग का इतिहास भी, या बहुजन वर्ग का इतिहास भी जब कई महापुरुषों ने लिखा है ये, और ये इतिहास एक तरह से ये सारी घटनाएं जो हैं ये लोगों तक पहुंची भी है। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें वापस फिर से बहुत अच्छी तरह से नए तरीके से पहुंच भी रही हैं। तो एक तरह से समाज में जागरूकता है, ये कम नहीं हुआ, मतलब यूं कहें कि ये बढ़ ही रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं भी उसके साथ साथ पहुंचती जा रही हैं उन लोगों तक, तो एक डर का माहौल भी बनता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से ये सब चीजें पहुंचती हैं, तो लगता है कि ये डर के रहना चाहिए। तो ऐसा भी तो कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि हो क्या रहा, अब तो सोशल मीडिया है जो उनकी पहुंच से या उनको उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो ऐसी इस वजह से तो नहीं। पहले जो मैंने कहा कि जैसे जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे उनका अत्याचार भी वो लोग चाहेंगे कि दबा कर रखना। उनको लगेगा कि ये कल तक तो चुप रहते थे, अब ये बोलने लगे। जी जी जी। मुझे लगता है कि देखिए अभी फेसबुक में जैसे रिलायंस ने हिस्सेदारी की है फेसबुक में, बहुत सारे जो लोग अच्छे लिखने वाले लोग हैं बहुजन समाज के लोग, उनकी पोस्ट की रीच कम करना, उनके पोस्ट को ज्यादा लोग तक ना पहुंचने देना, ये तमाम तरह के हथकंडे ये फेसबुक के माध्यम से हो रहा है। भारत में जो लोग हैं फेसबुक को चलाने वाले, वो जाहिर है वही जातिवादी मानसिकता के जो सवर्ण लोग हैं वही लोग इसमें भरे हुए। तो चुनौतियां तो हमारे लिए हैं। चुनौतियां तब भी थी जब कबीर रविदास का समय था, चुनौतियां तब भी थी जो बाबा साहब का और काशीराम साहब का समय था, और चुनौतियां आज भी हैं। लेकिन हमारा इतिहास रहा है कि हमने चुनौतियों का सामना किया। हमारे आदिवासी नायक तो जो है तीर धनुष से अंग्रेजों के बंदूक और तोप के सामने लड़ गए, तो चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, पीछे नहीं हटे। तो आज के समय में हमें भी इन चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे लिए भी बड़ी, ठीक है मीडिया बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो आप हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, या इस तरह से जितने छोटे छोटे चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस माध्यम से भी हम, ठीक है हम खरगोश नहीं बन रहे हैं, लेकिन कछुआ चाल से भी चलेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ईमानदारी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है या छोटे छोटे माध्यम है, बहुत सारे प्रकाशक हमारे आ गए हैं, वो लोग जो छाप रहे हैं, वो लोग जो चीजें निकाल रहे हैं, उन माध्यमों को भी हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और ठीक है चेतना आएगी तो सेपरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे लोग धार्मिक गुलामी से मुक्त होंगे, वैसे वैसे उनकी गोलबंदी बढ़ेगी, वो कल्चरली एक जगह इकट्ठा होंगे, वो एक बहुजन, एक मूल निवासी कॉन्सेप्ट के साथ वो जुड़ेंगे, तो ये ताकत जो है वोट में बदलेगा, क्योंकि सारा खेल वोट का है। आज सरकार को ये डर लग जाए कि ये दलितों पर लाठी चलाने से अगली बार हम पूरी तरह से हार जाएंगे, तो कोई सरकार डर के मारे, कोई पुलिस डर के मारे लाठी नहीं चलाएगी। गुजरात में किस तरह से, क्या मोदी साहब को नहीं डर लगता है कि उन्हीं का गुजरात है? अमित शाह को नहीं डर लगता है किस तरह से ऊना कांड हुआ, दोबारा ऐसे कांड? उनको पता है कि हम इनका वोट ले लेंगे, ठीक है, वो धोखाधड़ी से ले लेंगे, फरेब से ले लेंगे, और दूसरे भी तरीकों से ले लेंगे। तो चुनौतियां हमारे लिए यही है कि कैसे हम अपने लोगों को जागरूक करें कि राइट टू वोट को लेके, चूंकि अपने भी जो समाज के लोग हैं जो नहीं बोलते हैं, जो नहीं आगे आते हैं, उनके भी ऊपर, जैसे मैंने कहा कि जो पुलिस वाले हैं उसमें भी ओबीसी के लोग हैं, हो सकता है दलित भी होते, वो भी एक अत्याचार करते। तो हमारे लोग को हमारे खिलाफ लाने की जो कोशिश है ये बढ़ेगा। उत्पीड़न जैसे आप देखेंगे पूरे विश्वविद्यालयों में रोहित वेमुला की घटना आई, उसके पहले और उसके बाद से बहुत ज्यादा विश्वविद्यालयों में उत्पीड़न की घटनाएं हुई। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालयों से सबसे ज्यादा आवाज आ रही है। बहुत ज्यादा नौजवान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं, इसमें बहुत सारा अच्छी बात है कि ओबीसी के नौजवान इसमें आगे आ रहे हैं, आदिवासी समाज के नौजवान आगे आ रहे हैं, दलित तो थे ही पहले से। ये लोग बोलना शुरू किए हैं, ये लोग लिखना शुरू किए हैं। तो विश्वविद्यालयों पर सबसे ज्यादा सरकार की नजर है, इसी को ध्वस्त करो। इसलिए जेएनयू को ध्वस्त करने की कोशिश है। और सारे विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां इस समय हो रही, वो जिस तरह से कुलपति आ रहे हैं, वाइस चांसलर, वो उसी तरह से बंद दिमाग वाले लोग, जड़ता वाले लोग, कम पढ़े लिखे मूर्ख लोग, तो वो चाहते हैं कि मूर्खों की दुनिया बने। तो मूर्खों की दुनिया विश्वविद्यालय हो, मूर्खों की दुनिया मीडिया हो, तो एक ये सब मूर्ख मिलके मूर्ख वोटरों की संख्या तैयार करेंगे। तो देश में जितने मूर्ख वोटर होंगे
उतना ही जो है ऐसी सरकारें आई है। मतलब मध्य प्रदेश तो मजाक ही है ना कि एक पार्टी की सरकार आई और उसके बाद से कितनी आसानी से हुई, कोरोना काल में वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई। वो अलग बात है कि पुरानी सरकार होती तो कोई बहुत ज्यादा कायाकल्प हो जाता, दलितों के जीवन में ऐसा नहीं था। और इनकी सरकारें जहां रही हैं वहां बहुत दलितों को उत्थान हो गया, वैसा भी नहीं है। और छत्तीसगढ़ में भी लगातार उत्पीड़न की घटनाएं अभी भी हो रही है, सरकार जबकि भाजपा की नहीं है। राजस्थान भी उत्पीड़न के मामले में कम नहीं है। मतलब इससे नहीं है, मतलब हमारी अपनी जब पॉलिटिकल पावर जब तक नहीं होगा वो तब होगा जब हमारा सोशल और कल्चरल बेस मजबूत होगा, और वो मजबूत करना इतना आसान काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बात तो महसूस की होगी कि बहुत लंबे समय से इस बात को शिद्दत से महसूस किया जाता रहा है कि पॉलिटिकल पावर तो बहुत जरूरी है और उसके बिना संभव नहीं है, लेकिन जब भी पॉलिटिकल पावर बनाने की बात आती है तो बिखराव बहुत ज्यादा इस तबके में नजर आता है। बहुजन जो ये पूरा समाज है इसमें बहुत ज्यादा बिखराव है। ये ऐसे में कैसे पॉलिटिकल पावर बन पाएगा, जबकि दूसरी जगह एक समान विचारधारा के लोग कभी एनडीए बना लेते हैं, कभी यूपीए बना लेते हैं, कभी कोई ना कोई गठबंधन कर ही लेते हैं। यहाँ गठबंधन की संभावनाएं क्यों नहीं नजर आती, क्या कारण है योगेश? ऐसी है, लोकशाही में पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है और इलेक्शन, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमें 1932 में पूना पैक्ट में जाना। पूना पैक्ट में जो हमको अधिकार मिले थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में हमको पहली बार अधिकार जो मिले थे, उसमें सबसे बड़ा अधिकार था दो बार मतदान कर। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, शब्द है। दलित बोलने से हम बिखर जाते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का भी यूज करना होगा। जो शेड्यूल कास्ट को जो अछूत लोग थे, जिनको अनटचेबल कहा था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनका रिप्रेजेंटेशन किया था सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में, और उस कॉन्फ्रेंस में हमको जो अधिकार दिए थे उसमें सबसे मेन था स्वतंत्र मतदान अधिकार और 2 बार मत देने का। 2 बार मत देने का जो अधिकार था वो महात्मा गांधी, जो बहुत बड़े महात्मा होंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए महात्मा नहीं थे, उन्होंने पूना पैक्ट किया था। और येरोडा के जेल में, इसी पूना में येरोडा के जेल में आमरण उपोषण के लिए महात्मा गांधी बैठे थे, और उस आमरण उपोषण में बाबा साहेब आम्बेडकर को ब्लैकमेल किया गया। आप बोलेंगे ब्लैकमेल कैसे किया था? उस समय में महात्मा गांधी जब उपोषण पे बैठे थे तो शेड्यूल कास्ट के झुग्गियों पे, झोपड़ियों पे उनको जलाया गया। क्यों? कि बाबा साहेब आम्बेडकर पे प्रेशर लाया गया कि आप पूना पैक्ट में साइन करो। पूना पैक्ट में साइन करने की वजह से क्या हो गया? पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गया। इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन में से क्या हो गया? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो ओरिजिनल प्रतिनिधि जाने चाहिए संसद में, जो आप कितना भी उनको डराओ, कितना भी आप उनको लालूच दो, कितना भी आप उनको पैसा दो, वो आपके अधिकार की बात बोलेंगे, शेड्यूल कास्ट के अधिकार की बात बोलेंगे, शेड्यूल ट्राइब के अधिकार की बात। अभी शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी है उनकी 5वीं 6ठी सूची तो लागू ही नहीं की जाती। जो इस देश के सही मायने में आदिवासी है, जो मूल निवासी है, उन लोगों को तो अधिकार ही नहीं मिलता। और उनके जो शेड्यूल कास्ट पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो बैठे हुए लोग हैं, क्या होता है, वो बीजेपी और कांग्रेस से ही टिकट लेते हैं, क्योंकि टिकट लेने के लिए लाइन लग जाती है। टिकट देंगे तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये सबसे, ये पूना पैक्ट की वजह से सबसे बेकार चीज हो गई है, और उसके लिए उसके आज भी हम भुगत रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे। क्योंकि अगर आपके जैसे सुधीर जी, आपके जैसे या सुमन जी जैसे सच्चे प्रतिनिधि, बोलने वाले प्रतिनिधि अगर संसद में जाते हैं तो आपके समाज में जो जातिवादी, क्योंकि लोकशाही संविधान में जो अधिकार है वो समाज में नहीं आया है। समाज की व्यवस्था वो जाति व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था की जो प्रॉब्लम है वो सही मायने में ओरिजिनल प्रतिनिधि ही बोल सकते हैं। इसलिए ये जो पूना पैक्ट से निर्माण हुए पॉलिटिकल एजेंट जो है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में बोलता हूँ खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन खत्म करने की जो ब्राह्मण लोग बात करते हैं और ये मीडिया में बोलते हैं ना, उसमें से मैं बोलता हूँ ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। हमको सिर्फ एजुकेशन रिजर्वेशन दो और नौकरियों में रिजर्वेशन। जी चलिए,
सुनील जी, क्या से आज हम इस अत्याचार, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं पे भी ये अत्याचार की ओरिजिनल जड़ ये पूना पैक्ट में है। पूना पैक्ट की वजह से पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमें, और इसकी वजह से ये लोकशाही धोखे में आ गई। जी जी, सुनील क्या कहेंगे आप? चलते चलते, समय काफी कम है, चलते चलते बताएं कि आप इस पूरी चर्चा को किस तरह से निचोड़ कर इसका देखते हैं। जी, जो मैं वही अपनी पुरानी बात ही दोहराना चाहूंगा कि चैलेंजेस रहेंगे, चुनौतियां रहेंगी, लगातार बनी रहेंगी, और जो लोगों में चेतना फैलाने का जो काम है, लोगों को सचेत करने का काम है, पॉलिटिकली उनके अंदर कॉन्सेंसस लाए और सोशल और कल्चरल लेवल पे, तो ये तीन जो है चेतना लगातार लोगों में लाई जाए, ठीक है। और वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करने से भी ये समस्या उस तरह से नहीं हल होगी, इसलिए कि वो ठीक है वो लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब वो लोग रहेंगे भी नहीं तो भी हमारा कोई मतलब होने वाला नहीं है। जो चुन के जाते हैं उसमें हो सकता है एक आध लोग बोल भी दें, लेकिन जब कोई नहीं जाएगा तो और ज्यादा उनको खुला खेल मिलने का मौका मिल जाएगा। हम लोग भी जिस सिस्टम में काम करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बोलने वाले हैं। तो हो सकता है हम इस तरह से लोगों को जागरूक करें कि मजबूर हो पार्टियां सही लोगों को टिकट देने के लिए, और हम अपनी जो राजनीतिक ताकत है उसके लिए लगातार हम काम करें पॉलिटिकल पावर के लिए। लेकिन वो काम आसान नहीं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए सोशल और कल्चरल पर बहुत ज्यादा जमीनी काम करना पड़ेगा, तभी हम पॉलिटिकल पावर के लिए शॉर्टकट से अगर हम सत्ता पाएंगे तो उसका कोई बहुत भविष्य नहीं है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। कोई बहुत परिवर्तन का काम शॉर्टकट से पाई हुई सत्ता नहीं चलेगी। तो हमने वैचारिक अपनी वैचारिकता को आगे करके उसी जमीन पे सत्ता पानी होगी, तब वो ज्यादा स्थायी होगी और उसका फिर मतलब होगा समाज को। एक आखिरी सवाल, बस आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या वाकई राजनीतिक सत्ता मिल जाने के बाद, जो हमारा प्रश्न शुरुआत, जिस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जो बात सोची कही थी, क्या ये दलित अत्याचार जो है ये हमेशा जो हो रहे हैं, ये भेदभाव, ये खत्म हो जाएगा आपको लगता है? जी, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। राजनीतिक सत्ता कौन सी, मैंने कहा ना कि अगर शॉर्टकट से जोड़ तोड़ करके आपने सरकार बनाई है बहुजन की, तो उसका कोई दुर्गामी, चूंकि आप सरकार बचाने में ही समझौते करने में लग जाएंगे और बहुत सारे भ्रष्टाचारी भी आपके यहाँ घुस आएंगे, क्योंकि आप जोड़ तोड़ करके बनाए हैं। लेकिन आप लंबे समय तक काम करके, वैचारिकता तैयार करके, जमीन मजबूत करके जो आप अपनी सत्ता लाएंगे, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, विचारों को के आधार पर काम कर सकते हैं। जो सपना डॉक्टर अंबेडकर ने जिस राजनीतिक का देखा, जिस राजनीतिक सत्ता का सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, उस सपने का जो सत्ता आएगी, निश्चित रूप से उसमें होंगे, निश्चित रूप से आप नागरिकों को लोकतांत्रिक बनाने का काम तेजी से करेंगे, और उसमें योग्य लोग जब आगे आएंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग सत्ता में जब उनकी भागीदारी होगी, तो हमें ट्रेनिंग दे पाएंगे, पॉलिटिकल ट्रेनिंग लोगों की दे पाएंगे, लोगों को नागरिक बना पाएंगे, और तब पुलिस भी आपकी लोकतांत्रिक होगी, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी लोकतांत्रिक होगी। तब वो मानेगी कि हम जनता के लिए हैं, जनता हमारे लिए नहीं। अभी ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि हम जो जनता हमारे लिए, हम जनता के लिए नहीं है, पुलिस को भी यही लगता है। लेकिन जब पुलिस लोकतांत्रिक होगी तब वो ये चीजें बदलेंगी, जब हम सही मायनों में अपनी वैचारिकी के ऊपर एक राजनीतिक सत्ता को पाएंगे। जी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी, 30 सेकंड योगेश, आप बताएं, क्या आपको लगता है कि वाकई पॉलिटिकल पावर होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? पॉलिटिकल पावर एक की है, लोकशाही में पॉलिटिकल पावर बहुत जरूरी है, लेकिन जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था से जो लोगों की नफरत है उसके लिए प्रबोधन करना चाहिए। महाराष्ट्र में जो आज उद्धव जी ठाकरे हैं, उनके जो पंजोबा थे वो प्रबोधनकार ठाकरे करके समाज में पहचाने जाते थे, क्योंकि वो लोगों में प्रबोधन करते थे। लोगों में प्रबोधन की भी जरूरत, ये नफरत जाने के लिए लोगों की जो जाति व्यवस्था है, वो SC ST OBC ये सब भाई भाई है, ये लोगों को बताना चाहिए। जी जी जी, वो आप नहीं खत्म कर सकते। जी जी जी, ऑलरेडी बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल दिए हैं, उसको आपको लागू करना पड़ेगा। ये जो सरकार है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दो ही आती है, एक जाती है दूसरी आती है, एक जाती है, बहुजन कहा। चलिए, समय भी अब खत्म हो रहा है और नेटवर्क भी बहुत अच्छी तरह से साथ नहीं दे रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हम समझते हैं कि ऐसी घटनाओं पर दोबारा बातचीत करने की आवश्यकता न पड़े और समाज समझे, इस बात को जागरूक हो जाए और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, ऐसी घटनाएं खत्म हो। डॉक्टर सुनील सुमन कोलकाता से और पूना से डॉक्टर योगेश फुले, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद।